हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनहेरिटेंस क्लासेस। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज हेनरीज लॉ। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर में जो हेनरीज लॉ नाम का एक टॉपिक है, वो एक्चुअली टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड यानी गैस पानी के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर कितनी ज्यादा डिसॉल्व होगी, वो हमें कौन सा लॉ समझाता है? हेनरीज लॉ समझाता है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन पानी के अंदर कितनी ज्यादा डिसॉल्व होगी, ये हम कौन से लॉ से समझते हैं? हेनरीज लॉ से। नाइट्रोजन पानी के अंदर कितनी ज्यादा डिसॉल्व होगी, ये हमें कौन सा लॉ समझाता है? हेनरीज लॉ। ठीक है, तो जितनी भी गैसेस होती हैं वो पानी के अंदर कितना डिसॉल्व होगी या फिर किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना डिसॉल्व होगी, ये सब हमें कौन बताता है? हेनरीज लॉ बताता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, जैसे कोक हो गई, थम्स अप हो गई, इसके अंदर CO2 प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो जब हम उस बोतल को जब ओपन करते हैं तो वहां से बहुत सारी गैस निकलती है, तो वो गैस बेसिकली होती है कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उस कोक के अंदर कितनी ज्यादा डिसॉल्व होगी, ये भी किस पे डिपेंड करता है? हेनरीज लॉ पे। ठीक है, तो हेनरीज लॉ जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें हेनरीज लॉ अच्छे समझ में आ जाता है तो हमें रॉल्स लॉ भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेनरीज लॉ के बारे में समझते हैं। तो हेनरीज लॉ हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे है? बिकॉज हेनरीज लॉ पे देखो तीन तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो हेनरीज लॉ पे हमारे डायरेक्ट स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ एक्चुअली होता ही क्या है ये बता दो। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ पे। ठीक है, कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं हेनरीज लॉ के। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है न्यूमेरिकल। तो हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और रेगुलरली आते ही रहते हैं। ठीक है, तो जो हेनरीज लॉ होता है हमारा, वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों में ही काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अच्छे खासे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं हेनरीज लॉ हमें क्या समझाना चाहते हैं और ये कैसे हमें सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो, सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को कैसे समझेंगे हम? जैसे मान लो हमारे पास पानी रखा हुआ है ग्लास में। ठीक है, ग्लास के अंदर क्या है? पानी रखा हुआ है। या फिर छोड़ो, ग्लास की बात छोड़ते हैं, हमारे अगल बगल नदी होगी कोई या फिर तालाब होगा, कुछ तो होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे घर के आसपास अगल बगल क्या है? नदी है। ठीक है, उस नदी के ऊपर एयर प्रेजेंट है और वो एयर उस नदी के जो पानी है, ठीक है ना, उस रिवर में जो पानी है उसकी सरफेस पे वो एयर क्या अप्लाई कर रही है? प्रेशर अप्लाई कर रही है। और वो प्रेशर क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि वो प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है? एटमॉस्फेरिक गैसेस अप्लाई कर रही है। तो सरफेस के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कौन अप्लाई कर रहा है? एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने वाली गैसेस कौन कौन सी है? तो मोस्टली जो हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस में जो गैसेस होती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो देखो, पानी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं, उनको भी रेस्पायर करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो वो सब क्या करते हैं? गिल्स के थ्रू पानी से ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है और कैसे डिसॉल्व होती है? एयर से ही डिसॉल्व होती है। ठीक है ना, तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब ये लॉ, ये जो बात है कि कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, हमें कौन समझाएगा? हेनरीज लॉ समझाएंगे। ठीक है, अब पानी के ऊपर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कितनी ज्यादा डिसॉल्व होगी, वो किस पर डिपेंड करता है? कि ऑक्सीजन कितना प्रेशर उस सरफेस के ऊपर अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो हेनरीज लॉ अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो हेनरीज लॉ है वो किसके लिए लॉ है? सॉलिडिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए लॉ है। ठीक है, और ये हमें किसके बीच में रिलेशन समझाता है? ये हमें रिलेशन समझाता है उस गैस के बारे में, वो गैस जो लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है। ठीक है ना, वो गैस जो लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है और वो गैस कितनी ज्यादा डिसॉल्व हो रही है पानी के अंदर, इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन या फिर लिक्विड एंड सॉलिडिटी ऑफ दैट गैस इन द लिक्विड। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन कौन समझाता है? हेनरीज लॉ। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं हम, रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन एंड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हेनरीज लॉ हमें किसके बीच में रिलेशन बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है और वो गैस पानी के अंदर या फिर सॉल्यूशन के अंदर कितना डिसॉल्व हो रही है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन समझाता है वो है कौन? हेनरीज लॉ। ठीक है, चलो फिर हेनरीज लॉ के स्टेटमेंट समझते हैं। तो हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है? एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। गैस जो पानी के अंदर डिसॉल्व होती है, ठीक है ना, जो गैस सॉल्यूशन या फिर पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है,
उस गैस के ना अमाउंट को हम मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। और यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे स्टेटमेंट की बात कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, हम कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस, जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस है ओवर द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। यानी जितना ज्यादा गैस लिक्विड या फिर सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी उतना ही ज्यादा वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होगी, ठीक है ना। तो ये हमें समझाते हैं हेनरीज लॉ के स्टेटमेंट, क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में अच्छा आप लोग, अगर आपको पार्शियल प्रेशर समझने में दिक्कत आती है, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जब लिक्विड सरफेस के ऊपर जो गैसेस प्रेजेंट है वो मोर देन वन है, मतलब दो तरह की गैसेस है मान लो या उससे ज्यादा है, तो गैस ए गैस बी, तो प्रेशर अप्लाइड बाय गैस ए एंड प्रेशर अप्लाइड बाय गैस बी, इसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। जब एक से ज्यादा गैसेस सरफेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही होती हैं तो किसी एक गैस के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। यानी टोटल प्रेशर में से किसी एक गैस का कितना हिस्सा है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड वो डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होगा सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर उतनी ही ज्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड के अंदर, क्लियर। तो यही सिंपल सी बात हमें हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट समझाती है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इस सॉल्यूशन के ऊपर दो तरह की गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है ना। एक को मैंने क्या कर रखा है, हॉलो कर रखा है, दिख रहा होगा आपको, और ये कैसी है, सॉलिड है, डार्क कलर की, ठीक है। तो जो डार्क सॉलिड है उसको हमने बोला गैस ए, और जो होलो है उनको हमने क्या बोल दिया, गैस बी, ठीक है। तो इस सरफेस के ऊपर दो तरह की गैसेस प्रेशर अप्लाई कर रही है, दैट इज गैस ए एंड गैस बी, और हमने क्या किया है, मोल्स ऑफ गैस ए को ज्यादा लिया है इन कंपैरिजन टू मोल्स ऑफ गैस बी को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि कौन से गैस के कंपोनेंट ज्यादा है, ए गैस के कंपोनेंट्स ज्यादा है और बी गैस के कंपोनेंट कम है। तो अब मुझे बताओ कौन सी गैस ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी, जो गैस अमाउंट में ज्यादा होगी, तो अमाउंट में कौन सी गैस ज्यादा है, ए गैस। तो इसीलिए देयरफॉर पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय गैस ए इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय गैस बी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। दोबारा देखो, हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है। इस सॉल्यूशन के ऊपर मैंने दो तरह की गैसेस ली हैं, गैस ए एंड गैस बी। अब ये जो दोनों गैसेस हैं क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे लिक्विड सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब जो ए गैस प्रेशर अप्लाई करेगी उसे मैंने बोला ए पीए, और जो बी गैस प्रेशर अप्लाई कर रही है उसको मैंने बोला पीबी। अब पीए बड़ा होगा या पीबी बड़ा होगा, यानी पीए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, एंड पीबी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। अब इन दोनों में से बड़ा कौन होगा वो डिपेंड करता है कि गैस ए ज्यादा है या फिर गैस बी ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पे खुद ही ले लिया है कि कौन सी गैस ज्यादा है, ए गैस के मोल्स ज्यादा है कंपैरिजन टू बी मोल्स। तो फिर क्या होगा, इसीलिए जो ए गैस प्रेशर अप्लाई करेगी वो ज्यादा होगा किससे, बी गैस से, ठीक है। अब क्योंकि ए गैस का प्रेशर ज्यादा है तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ जो ए गैस है वो ज्यादा डिसॉल्व होगी पानी के अंदर और बी गैस जो है वो कम डिसॉल्व होगी पानी के अंदर, ठीक है। तो हेनरीज लॉ में ये बताता है कि जिस गैस का प्रेशर सरफेस के ऊपर ज्यादा होगा वो ज्यादा डिसॉल्व होगी लिक्विड के अंदर या फिर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अगर प्रेशर गैस का कम है तो वो कम डिसॉल्व होगी पानी के अंदर। तो सिंपली मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाया है। तो क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए ज्यादा था, इसी वजह से एज अ रिजल्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ए इज ग्रेटर देन गैस बी, ठीक है। तो गैस ए ज्यादा सॉल्युबल है गैस बी से, क्यों, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस ज्यादा था पार्शियल प्रेशर ऑफ बी से। एज अ रिजल्ट होगा क्या, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब क्या है, काई ए इज ग्रेटर देन काई बी, यानी वही सेम बात, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ज्यादा है, यानी ए गैस ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रही है तो ए गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस ज्यादा होगी सॉल्यूशन में। और जो बी गैस है वो कम प्रेशर अप्लाई कर रही है, इस वजह से उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में वो कम होगा, ठीक है ना। बस इतना ही हमें हेनरीज लॉ समझाना चाहते हैं। क्या समझाया उन्होंने, गैस पानी के अंदर कितना डिसॉल्व होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टेटमेंट हेनरीज लॉ के स्टेटमेंट हमें क्या समझाना चाहती है, और हेनरीज लॉ में जो हमारा रिलेशन है वो किन दो चीजों के बीच में है। कौन सी वो दो चीजें हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड इट्स सॉल्युबिलिटी इन सॉल्यूशन। गैस का प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है और वो कितना सॉल्युबल है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन है। अब ये रिलेशन एक्चुअली है क्या वो समझते हैं, ठीक है। अभी हमने स्टेटमेंट को रीड किया, आप चाहो तो दोबारा रीड कर लो इसको।
तो हमें रिलेशन मिलता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये प्रेशर कौन सा है, जो सरफेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और ये मोल फ्रैक्शन क्या है, उसी गैस की सॉलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर, ठीक है ना। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हम यहां से रिमूव करते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं दैट इज KH। तो हमारा फार्मूला बन जाता है, ठीक है, हेनरीज लॉ का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इनटू काय। अब ये KH क्या कहलाता है, KH को हम कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो हमारा KH है दिस इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और ये जो हेनरीज लॉ ये जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पे, ठीक है। मतलब सारी गैसेस के लिए जो KH है वो सेम नहीं होगा, वो डिपेंड करता है हम कौन सी गैस की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं तो उस केस में KH की वैल्यू अलग होगी, अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं तो उस केस में KH की वैल्यू डिफरेंट होगी, और अगर हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, CO2 की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही जैसे जैसे हम गैसेस चेंज करते जाएंगे उनकी KH की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको पॉइंट याद करना है, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज, ठीक है। तो जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है ये अलग-अलग गैसेस के लिए अलग-अलग वैल्यू रखता है, इसीलिए हम इसके लिए बोलते हैं कि जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है वो फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस है, ठीक है ना। तो जो KH की वैल्यू होती है वो कैसे होती है, फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। अगर आप गैस चेंज कर दोगे तो KH की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें KH के बारे में याद रखना होता है वो है, अगर हमारी गैस सेम है, ठीक है ना, हम सेम गैस की अगर बात कर रहे हैं बट टेम्परेचर डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरा पॉइंट है हमारा जहां पे KH की वैल्यू चेंज हो जाएगी सेम गैस के लिए अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे, क्लियर। तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है, जैसे कि गैस हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये टेम्परेचर 293 केल्विन पे है, और ये जो ऑक्सीजन है 303 केल्विन पे है। तो क्या हो रहा है, जब वो 293 केल्विन पे थे तो उसकी KH की वैल्यू क्या थी, 34.86, और जब मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया सेम गैस के लिए, देखो गैस क्या है हमारी सेम, बस मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, तो जो KH की वैल्यू है वो भी चेंज हो गई, वो कितनी हो गई, 46.82, क्लियर। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है KH के बारे में, KH वैल्यू ऑफ अ गैस आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो KH के बारे में आपको ये दो पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने, भूलने नहीं है कभी भी, कि KH की जो वैल्यू है वो फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस होती है। क्या मतलब है इसका, मतलब जैसे जैसे हम गैस चेंज करते जाएंगे KH की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होती जाएगी। दूसरा पॉइंट, KH की वैल्यू सेम गैस के लिए, किसी एक गैस के लिए हमेशा फिक्स नहीं होती, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो सेम गैस के लिए KH की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। और यहाँ से आपको एक ट्रेंड याद रखना है कि देखो जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो KH की वैल्यू भी क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है ना। तो अगर हम किसी गैस की बात कर रहे हैं तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो KH की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस KH आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो इतनी सारी बातें थी हमारे फार्मूला ऑफ हेनरीज लॉ और हेनरीज लॉ कांस्टेंट के बारे में, जो आपको समझ में आ गई होगी। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और फिगर बना रखी है, इसके थ्रू भी हम हेनरीज लॉ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी हेनरीज लॉ में। देखो यहाँ पे हमने ना दो कंटेनर बना रखे हैं, कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2, यानी केस 1 केस 2 है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये गैसेस हैं, इस गैसेस के ऊपर हमने एक पिस्टन अप्लाई कर रखा है, इस पिस्टन के ऊपर हमने क्या रख रखा है, वेट। अब जब पिस्टन के ऊपर वेट रखा हुआ है तो पिस्टन नीचे की तरफ प्रेस होगा, जब पिस्टन नीचे प्रेस होगा तो वो गैसेस को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और जब गैसेस कंप्रेस होंगी तो वो क्या करेगी, इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेगी, ठीक है ना। अब क्योंकि ये गैस इस लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर अप्लाई कर रही है, इस वजह से कुछ गैस मॉलिक्यूल्स अब पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमने हेनरीज लॉ पढ़ा था, है ना, वो क्या कहता है कि डिपेंडिंग ऑन क्या प्रेशर अप्लाई कर रही है गैस, कुछ गैस क्या होती है पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे जो गैस डिसॉल्व हो रही है उसको हमने बोला Chi1, ठीक है ना। 1 हमने यहाँ इसलिए बोला है क्योंकि ये फर्स्ट केस है, ठीक। अब हमने क्या किया, सेम कंटेनर पे क्या किया, वेट बढ़ा दिया, हमने यहाँ पे 3 टाइम्स कर दिया वेट। पहले हमारा सिंगल वेट W अमाउंट का था, अब यहाँ पे 3 वेट्स मैंने रख दिए हैं। तो अब जो यहाँ पे पिस्टन होगा वो ज्यादा नीचे जाएगा, है ना, ज्यादा फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, और जो गैसेस होंगी वो ज्यादा कंप्रेस होंगी, ठीक है ना। सेकंड केस में जो गैसेस हैं वो ज्यादा कंप्रेस होंगी, और बहुत ज्यादा कंप्रेस होने की वजह से इस लिक्विड की सरफेस पे वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी, ठीक है। अब ज्यादा प्रेशर जब अप्लाई करेगी गैस तो यहाँ पे जो सॉलिडिटी ऑफ गैस है वो भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। अगेन हेनरीज लॉ, अगर हमारा प्रेशर ज्यादा है तो सॉलिडिटी ऑफ गैस भी कैसी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमने वेट बढ़ा दिया था, वेट बढ़ाने की वजह से यहाँ पे गैसेस ज्यादा कंप्रेस हो जाती हैं, और ज्यादा कंप्रेस होने की वजह से सरफेस के ऊपर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करती है।
अब वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रही है, इस वजह से गैस की सॉलिबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो P1 और P2 में ग्रेटर कौन है, तो ऑब्वियसली कौन ग्रेटर है, P2 ग्रेटर है। तो सिंस P1 इज लेस देन P2, देयरफॉर अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर कम था तो इसलिए गैस कम डिसॉल्व होगी, इसलिए Chi1 छोटा होगा। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था, इस वजह से गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, इसलिए Chi2 क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने रिलेशन बना रखा है कि P2 ग्रेटर है P1 से, इसी वजह से Chi2 भी ग्रेटर है Chi1 से। ठीक है, तो हेनरीज लॉ की इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर हम गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाती है, अगर हम गैस का प्रेशर घटाते हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी भी घट जाती है। ठीक है, देन उसके बाद आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो KH है। KH क्या होता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, और ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। ठीक है, और उसके बारे में ये दो बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, भूलनी नहीं। तो हेनरीज लॉ में प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है ना। प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस सॉल्यूशन भी बढ़ेगा। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो y एक्सिस पे हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन कहां पर है, x एक्सिस पे है। तो अगर हम इन दोनों को ग्राफ प्लॉट करें तो क्योंकि इनके बीच में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमारा ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। देन उसके बाद देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मतलब नोट करो कि अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KH की वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। समझ में आती है ना बात? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर था वो 293 था, तो KH की वैल्यू ये थी, और ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर हमने 10 केल्विन से बढ़ा दिया तो हमारा KH की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस KH की वैल्यू भी इंक्रीजेस। ठीक है, अभी अभी हमने हेनरीज लॉ का रिलेशन बनाना है। रिलेशन क्या है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इनटू Chi। अगर यहाँ से Chi की वैल्यू हम निकालते हैं तो Chi इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्रेशर अपॉन में KH। और अगर यहाँ पे हम Chi और KH के बीच में रिलेशन पूछें तो रिलेशन कैसा आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, तो Chi और KH के बीच में यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दैट इज सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और हेनरीज लॉ कांस्टेंट के बीच में रिलेशन कैसा आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर KH की वैल्यू बढ़ती है तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और अगर KH की वैल्यू घटती है तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो इससे सिंपली आपको ये ध्यान देना है कि अगर वो गैसेस जिनकी KH की वैल्यू लो होती है उनकी सॉलिबिलिटी इन लिक्विड कैसी होती है, हाई रहती है। ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो वो गैसेस सबसे ज्यादा सॉल्युबल होंगी पानी के अंदर जिनकी KH की वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, अब इसी बेस पे हमने यहाँ पे दो रिलेशन बना रखे हैं जो आपको काफी हेल्प करेंगे। देखो यहाँ से हमने क्या बोला, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस, और अगर KH की वैल्यू इंक्रीज करती है तो सॉलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो इसी वजह से हमने यहाँ दो केस बना रखे हैं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस KH आल्सो इंक्रीजेस। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो KH की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और अगर KH इंक्रीज हो जाएगा तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, देन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस विल डिक्रीज। ठीक है, इसी का उल्टा रिलेशन भी होता है ना। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो KH की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और अगर KH की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस KH आल्सो डिक्रीजेस बट सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। ठीक है, इसी बेस पे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाई एक्वाटिक एनिमल्स प्रेफर टू लिव इन कोल्ड वाटर देन रादर देन इन वार्म वाटर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो ठंडे पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू थोड़े से गर्म पानी में। ठीक है, ऐसा क्यों भाई, ठंडे पानी में ऐसा क्या मिलता है उनको जो हमारे यहाँ प्रेफर करते हैं, तो वो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं ना, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन वो भी परफॉर्म करते हैं, और उनको जो ऑक्सीजन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व है। ठीक है ना, तो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व जितनी ज्यादा होगी उतना ही उनको बेनिफिट है, ऑक्सीजन इजीली उनको मिल जाएगी। तो हमें ये देखना है बस कि गर्म पानी या फिर ठंडे पानी में किसमें ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। तो आपको देख लो, ठंडे पानी का टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है, तो उसमें ऑक्सीजन की KH वैल्यू कैसी होगी, लो होगी, और अगर KH वैल्यू ऑक्सीजन की लो होगी तो उसकी सॉलिबिलिटी कैसी होगी, हाई होगी। तो यही रीजन है हमारा कि एक्वाटिक एनिमल्स क्यों ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं rather than in warm water। ठीक है ना, क्योंकि कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होता है, इस वजह से ऑक्सीजन की KH की वैल्यू भी कम होती है, और फिर एज अ रिजल्ट सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब देन इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है ना, तो हमें 3 एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ को डिस्कस करना है, स्टार्ट करते हैं।
तो अब हम एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं हेनरीज लॉ की, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन जो है हमारी दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन लिक्विड, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन की थ्योरी आप एनसीईआरटी से नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एप्लीकेशन एक्चुअली होती क्या है, ठीक। तो देखो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है ना हमारी वो है CO2 को ना हमें सोडा वाटर जो होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, उसको हमें उसके अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा CO2 डिसॉल्व करना होता है। और जब CO2 उसके अंदर डिसॉल्व होता है वो कार्बोनिक एसिड बनाता है और उससे एक हमें टेस्ट आता है जो हमें अच्छा लगता है टेस्ट, ठीक है ना। बहुत हार्ड टेस्ट आता है जिसको हम काफी प्रेफर करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा CO2 हमारी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर या फिर सोडा वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। हेनरीज लॉ ने अभी में क्या बताया, वो कहते हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा लिक्विड सरफेस के ऊपर उतनी ही ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, CO2 लिक्विड के अंदर बहुत ज्यादा डिसॉल्व करना है। तो हमें इस वाटर बॉटल को या फिर सोडा वाटर या फिर सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स को ऐसे चैम्बर में पैक करना होता है, ऐसे चैम्बर में सील पैक करना होता है जहां पे CO2 का जो प्रेशर है वो बहुत हाई हो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे CO2 का प्रेशर बहुत हाई होगा तो इस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करेगा CO2 बहुत ज्यादा अप्लाई करेगा, इस वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जब उसके अंदर सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हम इसको सील्ड पैक कर देंगे, एकदम टाइट पैक कर देंगे। और अब हमारा जो सोडा वाटर या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसके अंदर CO2 बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसीलिए जब हम उस सोडा वाटर बॉटल्स को ओपन या फिर सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स को ओपन करते हैं तो धीरे धीरे ओपन करते हैं ताकि आराम से जितनी बहुत ज्यादा CO2 जो उसके अंदर डिसॉल्व है वो धीरे धीरे से रिलीज हो जाए। अगर हम एकदम से खोल देंगे तो सारी ड्रिंक जो होती है उसके साथ हमारे जो गैस के साथ सारी ड्रिंक बाहर आ जाती है, ठीक है ना, वेस्ट हो जाता है। इसी वजह से हमें जो बॉटल्स होती है उनको धीरे धीरे ओपन करना चाहिए ताकि आराम से CO2 उसके अंदर से रिलीज हो जाए, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा CO2 डिसॉल्व करने के लिए और उसका टेस्ट बहुत अच्छा मेंटेन करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा CO2 डिसॉल्व करनी होती है। और ज्यादा से ज्यादा CO2 उसके अंदर डिसॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे चैम्बर में इसको सील पैक करना होता है जहां पे CO2 का प्रेशर बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर CO2 का प्रेशर बहुत हाई होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन लिक्विड भी बहुत ज्यादा हाई होगी। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन देखो स्कूबा डाइवर्स से रिलेटेड है। स्कूबा डाइवर्स कौन होते हैं, जो हमारे पानी में गोता लगाते हैं, गोताखोर जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे नेशनल ज्योग्राफिक या फिर डिस्कवरी टीवी पे आपने देखा होगा जो मरीन लाइफ हमको दिखाते हैं ना, जैसे क्या दिखाते हैं, ऑक्टोपस दिखाते हैं, शार्कफिश और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस हमें दिखाते हैं पानी के अंदर, यानी एक्वाटिक लाइफ को जो हमें दिखाते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, स्कूबा डाइवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हेनरीज लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है। जब हम सरफेस पे होते हैं, मान लो यहाँ पे सरफेस पे, तो हमारे ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो एटमॉस्फेयर का अप्लाई हो रहा है, दैट इज 1 atm, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट है जो मतलब कौन है, ब्लड है, ठीक है ना। हमारे बॉडी के अंदर जो लिक्विड है दैट इज ब्लड। अब जब हम सरफेस के ऊपर होते हैं, जब हम सरफेस पे होते हैं तो सरफेस के ऊपर हमारा कौन सा प्रेशर अप्लाई होता है हमारी बॉडी के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से सम अमाउंट ऑफ गैसेस हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व होती है, ठीक है ना। और उसी के लिए हम क्या है, इवॉल्व हुए हैं, हम उसी के लिए ऐसे ही एटमॉस्फेयर में रहने के लिए इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। बट जब हम मरीन लाइफ में जाते हैं यानी अंडर वाटर जाते हैं, तो जैसे जैसे हम पानी में नीचे जाते हैं, ठीक है ना, एक तो पानी में नीचे की तरफ जाना डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना, मेहनत करनी पड़ती है ना। तो जैसे जैसे हम पानी के अंदर नीचे जाते हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है, लिक्विड का जो जैसे पानी जो है वो बढ़ता जाता है। हम गहराई पे जा रहे हैं तो हमारे ऊपर अभी जो वाटर है वो भी प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। तो अब हमारी बॉडी के ऊपर एक्सेस प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो अगर हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर एक्सेस अप्लाई होगा तो हमारे ब्लड के अंदर गैसेस भी बहुत ज्यादा डिसॉल्व होंगी, ठीक है ना, बिकॉज हेनरीज लॉ क्या कहते हैं, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे हम पानी के अंदर गहराई में जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब उसका स्कूबा डाइवर्स को ट्रेन किया जाता है कि आपको नीचे जाना है, ठीक है, बट जब आप बहुत नीचे चले जाते हो तो ऊपर धीरे धीरे आना है, बहुत तेजी से नहीं आना, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर आना काफी इजी होता है और बहुत तेजी से आप ऊपर आ भी सकते हो क्योंकि हमारी बॉडी पे क्या अप्लाई होता है, बाइंड फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो ऊपर आना काफी इजी होता है। बट स्कूबा डाइवर्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इनिशियली जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ऊपर धीरे धीरे आना है, बिकॉज यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, हेनरीज लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप बहुत तेजी से ऊपर आओगे तो आपकी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो बहुत तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और जब बहुत तेजी से प्रेशर कम होगा तो जो एक्सेस गैसेस हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व है वो भी ब्लड से बाहर आना चाहेंगे, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो गया है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ब्लड भी डिक्रीज हो जाएगी। तो वो गैसेस बहुत तेजी से बाहर आने के लिए बबल्स की फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो वो गैसेस क्या बना लेंगी, बबल्स बना लेंगी। और वो बबल्स क्या कर सकते हैं, हमारी ब्लड कैपिलरीज को, छोटी छोटी जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है ना, पतली पतली, उनको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड फ्लो में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर वहां पे बबल्स ने ब्लॉक कर दिया हमारी ब्लड कैपिलरीज को तो वहां पे एक बहुत पेनफुल कंडीशन हो सकती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ये इतनी पेनफुल भी हो सकती है कि डेथ भी हो सकती है इसमें, ठीक है।
तो इसीलिए जब स्कूबा डाइवर्स नीचे जाते हैं पानी के अंदर, तो क्योंकि उनके ऊपर वाटर का भी प्रेशर अप्लाई करना होना शुरू हो जाता है, तो प्रेशर इंक्रीज होता है, इस वजह से उनके ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब ऊपर आना बहुत इजी होता है, बट फिर भी बहुत धीरे धीरे ऊपर, मतलब आराम से ऊपर आना है आपको। ठीक है ना, ऐसा किस लिए, ऐसा क्यों करना होता है? बिकॉज फिर प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होगा और हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा गैसेस डिसॉल्व है वो धीरे धीरे निकल जाएंगी। ठीक है ना, और अगर बहुत तेजी से अगर वो निकलेंगी, प्रेशर अगर बहुत तेजी से कम हुआ तो वो बबल्स की फॉर्म में आ जाएंगी, और बबल्स फिर क्या कर सकते हैं, हमारी ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकते हैं और एक पेनफुल कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पेट्स। ठीक है, जो डेथ भी कॉज कर सकती है। अब देखो, जब हम गहराई में जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन है वो भी बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है, हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है। अब नाइट्रोजन जो होता है हमारे लिए पॉइजनस होता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन, एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फॉर आवर ब्लड या फिर हमारी बॉडी के लिए कैसा होता है, पॉइजनस होता है। तो पॉइजनस इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन को हटाने के लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज करते हैं हमारे स्कूबा डाइवर्स, वो कैसे बनाए जाते हैं, उनके अंदर गैसेस की कंसंट्रेशन क्या होती है, हीलियम को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना, वैसे नॉर्मल एयर में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है एयर में, 70% अप्रॉक्स होती है, 70 to 71% ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना, बट जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को बहुत घटा दिया जाता है, और कितना कर दिया जाता है, 56.2%, और ऑक्सीजन को बढ़ा दिया जाता है 32%, 32.1% तक। और ऐसा कहते हैं कि इस एयर को डाइल्यूट कर दिया गया है, इससे, हीलियम से, जो कि कितनी है, 11.7%। ठीक है ना, हीलियम कैसे नोबल गैस है तो रिएक्टिव नहीं होती है, इस वजह से हीलियम की कंसंट्रेशन को बढ़ा के इस एयर को डाइल्यूट कर दिया गया है। ठीक है ना, अब ऐसा क्यों किया गया, नाइट्रोजन को इसलिए हटाया गया है क्योंकि जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ड्यू टू हाई प्रेशर हमारे ब्लड के अंदर नाइट्रोजन ज्यादा डिसॉल्व होगी। ठीक है ना, तो अगर हम एयर वाली ही कंसंट्रेशन रखते तो एयर में तो नाइट्रोजन कितनी होती है, 70% होती है, तो वो बहुत ज्यादा परसेंटेज है और वो हमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। ठीक है ना, तो टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन से बचने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स को डाइल्यूट कर दिया जाता है बाय हीलियम। ठीक है, और उसमें जो कंसंट्रेशन है अलग अलग गैसेस की वो ये रखी जाती है, तो आपको ये कंसंट्रेशन याद रखनी है। ठीक है, कई बार इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकते हैं। ठीक, तो चलो, दिस वाज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। समझ में आया हेनरीज लॉ यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है? जब हम गहराई में जा रहे हैं तो हमारे पानी के अंदर, जब हम गहराई में जा रहे हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन आवर ब्लड इंक्रीज होती है, और जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो प्रेशर घटता है और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन आवर ब्लड डिक्रीज होता है। ठीक है, तो दिस वाज द सेकंड एप्लीकेशन। हम थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं, दैट इज एनॉक्सिया। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन हमारा एनॉक्सिया से है, और ये हाइट से रिलेटेड है, ये डेप्थ से रिलेटेड था पानी के अंदर, और ये हाइट से रिलेटेड है। ठीक है ना, इसको एक और नाम से जानते हैं हम, अल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है, अब देखो, कई बार हम क्या करते हैं, पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, बट हमें कहाँ पे रहने की आदत है, हम कहाँ के हैबिचुअल है, एयर स्ट्रीम, मतलब उसके जमीन पे, मतलब सी लेवल तो नहीं बोलेंगे, खैर मतलब हम जमीन पे रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। मोस्टली हम सब कहाँ रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, बट कई बार हमारा मन करता है, मूड करता है कि चलो पहाड़ों पे घूमने चलते हैं। तो हमारी बॉडी जो हैबिचुअल है वो हमारी लैंड सरफेसेस के लिए है। ठीक है ना, और लैंड सरफेस पे यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं 1 atm, और यहाँ पे लैंड पे जो एयर प्रेजेंट होती है वो डेंस होती है। ठीक है ना, एयर के डेंस होने से क्या है, वहाँ पे मोर ऑक्सीजन होती है। ठीक है ना, एयर में जो गैसेस हैं सबसे ज्यादा प्रेजेंट है वहाँ पे लैंड पे। ठीक है, और ज्यादा प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो भी सबसे ज्यादा है, हमें सिर्फ ऑक्सीजन से मतलब है। ठीक है, तो जहाँ हम रहते हैं लैंड पे, वहाँ पे ऑक्सीजन काफी है, मतलब मैक्सिमम है, जितनी मैक्सिमम हो सकती है उतनी मैक्सिमम है, और हम वहाँ पे हैबिचुअल है वहाँ रहने के। बट अचानक से हमारा मन करता है पहाड़ों पे चलते हैं घूमने, तो पहाड़ों पे जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर जो होती है वो लेस डेंस होती जाती है, हल्की होती जाती है, और हल्की होने से हमें फर्क क्या पड़ता है, हमें फर्क ये पड़ता है कि ऑक्सीजन ही कम होती जाती है। तो ऑक्सीजन कैसे हो जाती है, लेस। तो जब हम एक बहुत अच्छी खासी हाइट पे जब हम पहुंच जाते हैं पहाड़ों में, या फिर जैसे जैसे काफी हाइट पे पहुंच जाते हैं, तो क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन काफी लो होती है और हमारी बॉडी को आदत थी मोर ऑक्सीजन की, ठीक है ना, हम लेस ऑक्सीजन के हैबिचुअल नहीं है, तो हमारी बॉडी को कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है ना, हमारी बॉडी कुछ सिम्टम्स फेस करती है, जैसे कि हमें सोचने समझने में दिक्कत होती है, हमारे ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है, हमें सोचने समझने में प्रॉब्लम होती है, थकान हो जाती है बहुत ज्यादा, है ना, नोजिया वाली फीलिंग आती है, वॉमिटिंग। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हमें ऑब्जर्व होते हैं, और ये सिम्टम्स कुछ दिन के लिए होते हैं। ठीक है ना, अगर हम वहां पे 3-4 दिन 5 दिन रह जाते हैं तो हमारी बॉडी वहां पे फिर अडैप्ट हो जाएगी वहां पे रहने के लिए। बट इनिशियली जब हम वहां पे जाते हैं ड्यू टू लेस ऑक्सीजन, हमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं अल्टीट्यूड सिकनेस या फिर एनॉक्सिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दिस वाज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो ये तीनों ही एप्लीकेशन आपको ध्यान से याद रखनी है। ठीक है ना, इसकी थ्योरी आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना। फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक्स। कैसे होगा, हम सोडा वाटर बॉटल्स या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स को कहां पे पैक करेंगे, जहां पे CO2 का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा।
उसका प्रेशर हाई होने की वजह से उसके अंदर CO2 जो डिसॉल्व होगी ये भी काफी हाई होगी। स्कूबा डाइवर्स बैंड्स क्या होता है, ठीक है ना, जब हमारे वो जो बबल्स होते हैं अगर हमारी ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं तो एक कंडीशन क्रिएट होती है, मेडिकल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड बैंड्स, और वो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, उसमें डेथ भी हो सकती है। जो स्कूबा डाइवर्स ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं उसमें नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी से बचने के लिए एयर को हीलियम से डाइल्यूट कर दिया जाता है, और जो तीनों गैसेस के अंदर प्रेजेंट है उनकी कंसंट्रेशन का परसेंटेज कुछ ये है, ठीक है। जब हम नीचे जाते हैं तो नीचे जाना डिफिकल्ट होता है, ऊपर आना इजी होता है, बट फिर भी हमें ऊपर आराम से आना होता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें बैंड्स हो जाए, ठीक है। और फिर एनोक्सिया हमारा क्या है, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हमें क्या फेस करना पड़ता है, एल्टीट्यूड सिकनेस, बिकॉज़ वहां पे ऑक्सीजन यानी एयर कैसी होती है, लेस डेंस होती है, और इसका मतलब क्या है, वहां पे लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। आज जो हमारा डिस्कस करना है दैट इज इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है ना। तो गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड पे टेंपरेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, जब गैस पानी के अंदर डिसॉल्व होती है तो वो गैस फेज से कहां पे आती है, लिक्विड फेज पे आती है, ठीक है ना। जब गैस पानी के अंदर डिसॉल्व होती है तो अपनी गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आती है, और गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका टेंपरेचर डिक्रीज करना पड़ता है, ठीक है ना। यानी अगर किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसका टेंपरेचर हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड है, ठीक है ना, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बिकॉज़ गैस जब पानी के अंदर डिसॉल्व होंगी तो लिक्विड फेज में आ जाएंगी, तो उनके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उन्होंने क्या कर दी, रिलीज कर दी, तो कैसा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक। तो बस आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेंपरेचर बढ़ाते हैं हम, ठीक है ना, कोई प्रोसेस हमारा कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो अगर हम टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो वो प्रोसेस घट जाएगा। यानी यहाँ पे प्रोसेस क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस यानी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। तो अगर क्योंकि हमारा डिसोल्यूशन ऑफ गैस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो सॉलिबिलिटी टेंपरेचर बढ़ाने से क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है ना। बट अगर हम टेंपरेचर घटाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये कौन हमें बताता है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, हेनरीज लॉ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बहुत अच्छे से स्टडी करें, ठीक है ना। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।